नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अगर बात करें मोहिनी अट्टम की तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये केरल राज्य का लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, टेट परीक्षाओं में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कुल कितने क्लासिकल डांस है, कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका भरतनाट्यम। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम किस राज्य में किया जाता है। तो भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और इसको कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछने वाला बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि भारत का सबसे नया क्लासिकल डांस, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो सबसे नया है सत्रिया, और सत्रिया जो है वो कहाँ पे किया जाता है। तो सत्रिया असम में किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो सत्रिया कहाँ पे किया जाता है, असम में। और सत्रिया को शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा कब दिया गया था, तो ये सन 2000 में दिया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप भी एचपीटेट जून के साथ नवंबर की प्रिपरेशन करना चाहते हो और नवंबर में अपना एचपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड मतलब कि आप हमारी क्लासेस को कभी भी और किसी भी समय, आप मान लो कहीं स्कूल में जॉब करते हो, आप कहीं वर्क कर रहे हो और साथ में शाम को घर आके रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हो, तो आप हमारे बैच में आप रिकॉर्डेड क्लासेस को आराम से शाम को घर आके भी देख सकते हैं। और साथ में आपको मिलने वाले हैं इस बैच के साथ फ्री हैंड रिटन नोट्स। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो कोचिंग नहीं लेना चाहते एचपीटेट के लिए, उनके लिए बैच बहुत अच्छा है। मात्र और मात्र 499 रुपये मंथ में ये बैच आपके लिए रहने वाला है। तो अगर आप हमारे बैच को लेना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। अच्छा, बात करें, यहाँ पे बात चल रही थी भारत का सबसे नया और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य की, लेकिन बहुत बार अब आठों के आठों परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अब भारत का ऐसा राज्य जिसके दो क्लासिकल डांस है, दो शास्त्रीय नृत्य है। एक मोहिनी अट्टम है जो कि महिलाओं के द्वारा, देखो मोहिनी लड़की का नाम भी होता है, तो याद रखना कि केरल का वो क्लासिकल डांस जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो बोलेंगे मोहिनी अट्टम, और ये महिलाओं के द्वारा करते हैं। और दूसरा है यहाँ पे कथकली। अगर कथकली की बात करेंगे तो ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा। तो केरल ऐसा राज्य है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन परीक्षाओं में सीधा ये भी पूछा जाता है कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो अगर कथक की बात करें तो कथक जो है वो आपका यूपी का क्लासिकल डांस है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। इस बात को आपने याद रखना है। तो कथक और कथकली, यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है। कथक पूछेगा तो बोलेंगे यूपी, कथकली पूछेगा तो क्या बोलेंगे, केरल बोलेंगे। बहुत बार पूछा जाता है कुचिपुड़ी कि कुचिपुड़ी किस राज्य का जो है वो क्लासिकल डांस है। तो अगर बात करें कुचिपुड़ी की तो कुचिपुड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कुचिपुड़ी जो है वो, तो याद रखना कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी से बोलेंगे कच्ची पूरी, और कच्ची पूरी हमेशा कौन खाता है, अंधा खाता है। तो कुचिपुड़ी से बोलेंगे आंध्र प्रदेश। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, उड़ीसा का भी एक क्लासिकल डांस है जिसका नाम है ओडिसी। तो ओडिसी कहाँ का है, तो ओडिसी उड़ीसा का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम मैंने आपको सारे बता दिए। एक मणिपुरी बजता है, वो मणिपुर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे क्लासिकल डांस आपकी परीक्षाओं के लिए रहने वाले हैं। देखिए, वैसे तो मैं पार्ट 1 में भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ, इसलिए हम यहाँ पे कम बात करने वाले हैं। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, इसी में जो है वो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पास किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया जाता है। अच्छा, इसको संविधान सभा की प्रस्तुत करते हैं, फिर प्रस्तुत करने के बाद इसको पारित करते हैं। तो पारित इसको बाद में करते हैं। प्रस्तुत कब किया था, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। और इसको जो प्रस्तुत किया गया था, इसको जो पारित किया गया था, तो पारित बाद में होता है 22 जनवरी 1947। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सीधा क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो पारित कब किया गया, तो पारित बाद में किया गया, पारित किया गया था 22 जुलाई 1947। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में हमने पढ़ लिया है, पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा आप बिल्कुल देख ले। संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में, तीसरी बैठक के बारे में हर एक चीज़ हमने पढ़ ली। आज संविधान सभा के बारे में कुछ एक आध बात और बढ़ते हैं। अगर बात करें संविधान सभा की, तो संविधान को बनने में, जो भारत का जो संविधान था, इसको बनने में आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, तो याद रख लेना भाई, 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान सभा को बनने में। और भारत के संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम था BN राव। देखो ये नाम आपको याद रखना है कि BN राव कौन थे, तो BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और संविधान सभा की मैं बात करता हूँ तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी, 15। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेटेड परीक्षाओं में अब अंदर जाके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 15 जो है यहाँ पे कुल महिलाओं की संख्या थी, इस बात को आपने याद रखना है। और संविधान सभा की एक समिति थी, एक कमेटी थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। ये वही प्रारूप समिति थी जिसको टंकण समिति मैंने नाम दिया था। टंकण समिति के अलावा मैं इसको पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा था। तो इस सारे इसके नाम दिए गए हैं आपके किसके, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें एक भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 सदस्य थे। ऐसे बात को आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बेहतर क्वेश्चन है, टेट परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए बिल्कुल भी आप इस क्वेश्चन को गलत ना करें। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ओजोन परत इनमें से किस में होती है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओजोन लेयर, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के किस परत में, किस लेयर में जो है आपकी ओजोन परत भी पाई जाती है, ओजोन लेयर भी पाई जाती है। तो अगर बात करें ओजोन परत की, तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए सीधा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, लेकिन ये कार्य क्या है इसका, तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करती है। तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट जो रेंजेज है उनको अवशोषित करने का जो काम करती है वो आपकी ओजोन लेयर करती है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में काम करती है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और दूसरा सीधा क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि जो ओजोन परत की मोटाई है वो किस में मापी जाती है, तो ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किस में मापा जाएगा, तो ओजोन परत की मोटाई को आपका डॉप्सन इकाई याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डॉप्सन इकाई। तो ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डॉप्सन इकाई में मापा जाएगा, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें आपकी शोभ मंडल की, शोभ मंडल वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में 5 परतें होती है। सबसे नीचे शोभ मंडल होती है, फिर समताप होती है, फिर मध्य होती है, फिर आयन मंडल होती है, फिर आपका क्या होती है, बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो थोड़ी इन परतों की बात करेंगे। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वो शोभ मंडल होती है। इसकी ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए कि 8 से 18 किलोमीटर होती है। जितनी भी सारी मौसमी घटनाएं हैं, सीधा क्वेश्चन टेट में बहुत बार पूछा गया है कि वायुमंडल में होने वाली जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो वायुमंडल के किस परत में होती है, तो ये वायुमंडल के सबसे निचले परत शोभ मंडल में होती है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा बात करें शोभ मंडल की, तो जितनी भी सारी मौसमी गतिविधियाँ वो यहीं पे हो रही है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इस मंडल को, जो शोभ मंडल है, ये वायुमंडल का ऐसा मंडल है जिसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन में ना मैं पूरे क्वेश्चन बना देता हूँ, एक क्वेश्चन अगर आप मेरी एक वीडियो देखते हो ना तो एक क्वेश्चन ये समझो आपका पक्का हो रहा है। तो मेरी एक वीडियो आप हर एक, जो मेरी सीरीज है, जून वाली भी मेरी सीरीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सीरीजों को आप बार बार देखते रहे, ये बहुत काम आपको आने वाली है। दूसरा है समताप मंडल, एक तो मैंने बता दिया यहाँ पे पाई जाती है क्या, आपकी ओजोन परत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन यहाँ पे क्या उड़ाए जाते हैं, वायुयान। तो याद रखना कि वायुयान कहाँ पे उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है, तो यहीं पर जो है वो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर जो है आपका समताप मंडल जो है, यहीं पे वायुयान भी उड़ाए जाते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा अब बात करिए आपकी ओजोन लेयर की। वैसे तो यहाँ पे
ओजोन लेयर यहीं पे पाई जाती है। लेकिन जो समताप मंडल है, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कभी कभी एक बादल पाए जाते हैं जिसका नाम है आपका पक्षाब बादल। तो समताप मंडल के निचले भाग में कौन से बादल पाए जाएंगे, तो सीधा सीधा भाई बोलेंगे पक्षाब बादल सर पाए जाएंगे। बहुत डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तरीके से बता रहा हूँ। इसके बाद मध्य मंडल है जो कि सबसे ठंडा मंडल है। और समताप मंडल की ऊंचाई बताना मैं भूल गया, समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 से 50 किलोमीटर है। और सीधा क्वेश्चन बहुत बार टेट में आया है भाई, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी रेडियो तरंगे हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, या तो जो वायुमंडल में रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होती है, तो बोलेंगे आपका आयन मंडल से होती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोले तो संचार उपग्रह, वो कहाँ पे है, वो भी आपका आयन मंडल में है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल का सबसे भारी मंडल कौन सा है, तो बोलेंगे आपका बहिर्मंडल है सर। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए चीज़ों को आपको बहुत डिटेल से याद रखना पड़ेगा, हर एक चीज़ को अगर याद रखेंगे ना तो बात बनने वाली है। अगर आप सोचेंगे कि चलो चलने दो, चल रहा है, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन टेट परीक्षा और अन्य परीक्षा, चाहे हम कोई भी परीक्षा, एक दिवसीय परीक्षा ले लें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर बात करें पंडित रविशंकर की, तो ये सितार वादक थे पंडित रविशंकर जी। और इनकी एक आत्मकथा थी, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, माई लाइफ माई म्यूजिक। ये सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी आत्मकथा है। तो माई लाइफ माई म्यूजिक जो है वो पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। और पंडित रविशंकर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनको तो 1999 में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न भी मिल चुका है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है सरोद। सरोद की बात करें तो सरोद कौन बजाता है, तो सरोद बजाता है अमजद अली खान और उनके दो पुत्र अमान और अयान अली खान। तो याद रखना, अमजद अली खान और अमान और अयान अली खान क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से सरोद वादक कौन है, तो गलती नहीं करनी है, सरोद वादक जो है वो अमजद अली खान साहब है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि आप ये बताइए, यहाँ पे ऑप्शन में संतूर दिया है कि संतूर वादक कौन है। तो संतूर वादक मैं आपको बता देता हूँ, शिव कुमार शर्मा। ये क्या बजाते हैं, ये संतूर बजाते हैं। इस बात को आपने याद रखना। सीधा क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछा गया है कि शिव कुमार शर्मा जी क्या बजाते हैं, तो शिव कुमार शर्मा जी संतूर बजाते हैं। एक भजन सोपोरी जी है, ये भी संतूर बजाते हैं। एक ऑप्शन और है सारंगी। सर सारंगी बजाएंगे शकूर खान और पंडित राम नारायण। तो पंडित राम नारायण और शकूर खान और आपका रमेश मिश्रा और उस्ताद बिंदु खान, ये थोड़े से अजीब नाम है, आपको अजीब भी लग रहे होंगे, लेकिन जब पेपर में आते हैं तो बड़े आसान लगते हैं। शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान और उस्ताद बिंदु खान क्या बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टेट परीक्षाओं में पूछा गया है वो शहनाई है। और आप सब लोग जानते हैं कि शहनाई जो है वो आपकी बिस्मिल्लाह खान के द्वारा बजाई जाती है। ऐसे वाद्य यंत्र वादक थे आपकी बिस्मिल्लाह खान जी। अगर बिस्मिल्लाह खान जी की बात करें, इनका नाम जो चर्चा में है बिस्मिल्लाह खान जी का, अगर इनकी बात करें ना बिस्मिल्लाह खान की, तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो ऐसे वाद्य यंत्र वादक थे जिनको भारत के चारों शीर्ष सम्मान। अब आप बोलेंगे कि हमको तो यही पता नहीं है कि भारत के चारों शीर्ष सम्मान कौन से है सर। आप कोचिंग लगाओ या ना लगाओ, जीके तो यहाँ पे साइकोलॉजी और जीके यहाँ पे इतना पढ़ा दूंगा, इंग्लिश भी हम पढ़ा देंगे कि भैया टेट आपका बिना कोचिंग के भी क्लियर हो जाएगा। बस कोचिंग से मतलब ये कि कंटिन्यूटी और बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आप एक मतलब वो हो सकते, अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंट आ सकता है कि यार हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और हमारा टेट होगा ही होगा। और लास्ट टाइम का हमारा रिजल्ट देखते ही बनता है, 1000+ बच्चा हमारा जो है वो 3 टेट में क्लियर हो चुका है। एचपी टेट जून 2024 हमने शुरू ही जून 2024 से किया है, फिर हमारा दिसंबर में थोड़ा हमारा चैनल लोगों तक पहुंचा, और ये वाला जो जून हुआ है इसमें बहुत सारी सिलेक्शन हमारे पास है। तो आप यकीन मानेगा बहुत मज़ा आने वाला है, और आप यहाँ पे हमारे बैच के साथ जरूर जुड़े। तो भाई यहाँ पे बात हो रही है बिस्मिल्लाह खान की, बात हो रही थी चारों शीर्ष सम्मान। तो सबसे बड़ा है आपका भारत रत्न, ये पूछा गया है। दूसरा सर्वोच्च सम्मान पूछा जाएगा तो बोलेंगे पद्म विभूषण। फिर पूछेंगे तीसरा सर्वोच्च सम्मान तो बोलेंगे पद्म भूषण, और फिर पूछेंगे चौथा सबसे बड़ा तो पद्म श्री। तो चारों आपको याद रखने, पद्म
भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा भाई, यहाँ पे बात एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से तबला वादक कौन है? तो तबला वादक जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान। तो अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन जो है ये फेमस प्रसिद्ध तबला वादक थे, इस बात को आपने याद रखना है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप ज़रूर याद रखें। और अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट सच में पसंद आ रहा है तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई और बहनों तक शेयर करें। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है आपका कौन सा? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो है आपका बड़ा शिगड़ी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कल के लिए ये भी पूछ सकता है कि जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है वो हिमाचल का सबसे बड़ा है, लेकिन किस जिले में है? तो ये जो है आपका लाहौल स्पीति जिले में है। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में 1936 के आसपास जो है वो 1936 के आसपास एक महाप्रलय आई थी, और इस प्रलय आने के कारण यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे भारी तबाही आई और जिसके कारण यहाँ पे एक झील का निर्माण हो गया था, चंद्रताल झील, सॉरी कौन सी झील है? चंद्रताल झील। देखिए मेरे चंद्रताल निकल गया था, चंद्रताल एक शिमला जिले में झील है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। एक चंद्रनाहन झील है और चंद्रताल जो है वो कहाँ पे? चंद्रताल है लाहौल स्पीति में, और अगर चंद्रनाहन आएगा तो वो कहाँ पे? वो शिमला में है, ठीक है। चंद्रनाहन शिमला और चंद्रताल लाहौल स्पीति। और चंद्रताल झील कैसे बनी है? तो 1936 में हिमाचल के सबसे बड़े ग्लेशियर में तबाही आती है, जिसके कारण क्या होता है? चंद्रताल झील का क्या होता है? निर्माण होता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितना किलोमीटर चौड़ा है? तो याद रखना है, इसकी अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो ये चौड़ा जो है वो आपका कितना है? तो ये चौड़ा जो है आपका 3 किलोमीटर ये चौड़ा है। और अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछ लेता है कि दुधोन और पार्वती ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे है? तो दुधोन और पार्वती ग्लेशियर आपके कुल्लू जिले में है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि शिफ्टिंग ग्लेशियर कहाँ पे है? तो शिफ्टिंग ग्लेशियर की बात करें, ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है शिफ्टिंग ग्लेशियर, और शिफ्टिंग ग्लेशियर भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो शिफ्टिंग आप मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसको पता है शिफ्टिंग ग्लेशियर कहाँ पे? अच्छा, बात करें कुल्टी। भाई कुल्टी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये लाहौल स्पीति के कोकसर के पास है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाहौल स्पीति के कोकसर के पास कौन सा ग्लेशियर है? तो आपका कुल्टी ग्लेशियर है, इस बात को आपने याद रखना है। और दूसरी बात, यहाँ पे ऑप्शन दिया गेफांग। गेफांग एक देवता भी है, गेफांग एक चोटी भी है। और याद रखना कि गेफांग ग्लेशियर को जो है वो गेफांग ग्लेशियर की जो चोटी है वो स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न जैसी है। तो ये भी कहाँ पे? ये भी लाहौल स्पीति में है। तो हिमाचल प्रदेश के किस ग्लेशियर की चोटी स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न जैसी है? तो बोलेंगे गेफांग ग्लेशियर की है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में आपका तारागिरी ग्लेशियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोना पानी ग्लेशियर भी जो है आपका लाहौल स्पीति में है। द लेडी ऑफ केलोंग, ये भी एक ग्लेशियर है जो कि केलोंग से लेडी की शेप में देखा जा सकता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक भागा हिमनंद है, एक भागा ग्लेशियर, एक चंद्रा ग्लेशियर है। ये भी दोनों के दोनों कहाँ पे? लाहौल स्पीति में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? अगर बात करें भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है वो बारदोली के महिलाओं के द्वारा दी गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो 1928 के आसपास हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात करें वल्लभ भाई पटेल की तो ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री होने के साथ भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और क्या थे? गृह मंत्री भी थे, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और इन्हीं को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। और याद रखना है, इनका जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इनको सरदार की जो उपाधि है वो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत किन अक्षांशों के मध्य है? तो भारत की बात करेंगे, इन दो क्वेश्चन को हम लास्ट वाले को थोड़ा डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा आज लेट हो गई है। अगर मैं फिर वैसे हमारी वीडियो 20 से 22 मिनट की रहती है। तो अगर बात करें भारत जो है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के मध्य स्थित है, इस बात को आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत का अक्षांश बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल, हर हर महादेव।